नमस्कार, आप देख रहे हैं वनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसे कि हम इस शो के जरिए आपके आर्थिक निवेश का ख्याल रखते हैं, आपकी कमाई का, आपके बचत का, आपके निवेश का और आपके खर्च का ख्याल रखते हैं और तमाम तरह के निवेश विकल्पों पर हम बात करते हैं। इस शो के जरिए मकसद हमारा इतना ही होता है कि आपके आर्थिक सपनों की बागडोर जो है, जिम्मेदारी जो है, आप अपने हाथ में ले और इतने सक्षम बने कि अपने आर्थिक फैसले आप खुद ले सकें। इस खास पेशकश में अब हमने कुछ समय के लिए एक खास शो करना है। शो किस बारे में है? शो इस बारे में है कि आप जिस भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हो, मान लीजिए शेयर बाजार में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में सेव कर रखे हो, पीएफ में सेव कर रखे हो, बचत खाते सेविंग्स अकाउंट में सेव कर रखे हो, इंश्योरेंस में आपने पैसे डाल रखे हो, ये पैसे अगर आप डालकर भूल गए हैं या किसी भी कारणवश आप इस पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं या आपके परिवार में किसी ने ये पैसे कहीं पर निवेश कर रखे थे और आपके पास उसकी जानकारी नहीं थी, बट उनके ना रहने के बाद आपको पता चला है कि ऐसा कोई पैसा है जो रिकवर किया जा सकता है या जो आपका है, किस तरह से इस पूरी समस्या का समाधान निकलेगा, ये हमारा खास मकसद है इस शो पर, इस खास पेशकश के जरिए आपको बताना। खोए निवेश से हैं परेशान, शेयर समाधान सारे समाधान। जी हाँ, और क्या क्या समाधान हो सकते हैं? मेरे साथ अभय कुमार चंडालिया, एमडी शेयर समाधान, और विकास कुमार जैन, सीईओ शेयर समाधान जुड़ गए हैं। इस दूसरी पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों को बता दें कि हम तमाम मुद्दे बात करने वाले हैं जहां पे आपके फिजिकल शेयर्स के बारे में हो, उसकी रिकवरी हो या उसका ट्रांसफ़र हो, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर एनआरआई, अगर आप, क्योंकि एनआरआई भी हमारे बहुत सारे शोज देखते हैं, अगर आप भी ऐसे कोई एनआरआई हैं जिनको अपने पैसों की रिकवरी करवानी हो, शेयर समाधान आपकी सहायता कैसे कर सकता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके साथ साथ समस्या कहाँ पर है, ऐसा कौन सा पेन पॉइंट है जहां पर आपसे या जिसने पैसे निवेश किए थे या जिस भी कारणवश, वो कारण क्या है कि आपके पैसे आप ही को नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर हम मंथन करते हैं। आज तरह तरह के, अभय जी, हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करेंगे और लबोलुबाब ना पूरी कहानी का बस इतना है कि आप अपने निवेश का ख्याल रखिए और अपनी एक विल बना दीजिए, ठीक है? वो विल भी कैसे बनाते हैं हम बाद में आएंगे। लेकिन इंश्योरेंस, हमारे देश में निवेश की समझ लोगों को बहुत बाद में आती है, लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल उसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में इनको अलग अलग आपको रखना चाहिए, लेकिन आज भी जब भी निवेश की बात हो तो सबसे पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपके जहन में आती है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दूंगी, मेरे डैड ने भी ऐसे कर रखा था। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपने अपने पैसे फंसा रखे हैं और किसी भी कारणवश वो आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्या उसकी भी आप सहायता करते हैं? मेरे ख्याल से ये एक मामला था जो पिछले एपिसोड में हम चर्चा करने में भूल गए थे, तो आज इसकी बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चूक हो जाती है लोगों से जब भी वो इंश्योरेंस खरीदते हैं और या जब रिकवरी की बात आती है तब। सो इंश्योरेंस ऐसे समस्या, कविता जी, मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज 10-11 साल पहले आई लॉस्ट माई ब्रदर इन रोड एक्सीडेंट, एंड भैया के एक्सपायर होने के बाद ये जो हर घर की जो स्टोरी होती है कि आप इंश्योरेंस ले तो लेते हो बट इंश्योरेंस के पेपर आप संभाल नहीं पाते हो। आपने किसी एक इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सिटी में ले लिया, दूसरे सिटी में आप गए, दूसरे सिटी में दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर से ले लिया, तो आप इंश्योरेंस को भी अनफॉर्चुनेटली अपने देश में एज एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखते हैं, एज ए लाइफ प्रोटेक्शन देखते नहीं है। सो वो हमारी फैमिली में भी वो इंसिडेंट्स हुआ। तो बेसिक जो चूक होती है, एक तो क्या है कि आप अपने जो इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल आप अपने परिवार को बताते नहीं हो। पेपर आपके पास कंप्लीट रहते नहीं है। पेपर कंप्लीट नहीं रहने से क्या मतलब होता है? पेपर मतलब क्या कि देखिए, आप इंश्योरेंस के क्या है कि आपने पेपर बनाए, एक सिटी से आप दूसरी जगह शिफ्ट किए। इंश्योरेंस उससे पहले बॉन्ड, इंश्योरेंस का बॉन्ड होते थे ना, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, तो आपका बॉन्ड यहाँ आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहां से आप दूसरी जगह चले गए, वो बॉन्ड जो घर पे है वो भी मिसप्लेस हो जाता है, रहता नहीं। दूसरी सिटी में जाते हो तो इंश्योरेंस के कई बार तो क्या होता है कि इंश्योरेंस के प्रीमियम का आपको ट्रैक रहता नहीं है। बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता नहीं था, डेबिट अगर हो रहा है तब तक तो अच्छा है, तब और नहीं होता है तो वो आपको जाने अनजाने आप उसको टैक्स बेनिफिट मिलने के बावजूद भी लोग ट्रैक नहीं रखते। हाँ, होता है, मतलब ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में ये इसके अब बदलाव उसमें भी आ गया। अब तो नया टैक्स रेजिम है जहाँ पे आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। राइट। तो इंश्योरेंस में जो हर घर की जो स्टोरी है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कविता जी, कम से कम 30-35 हज़ार करोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां इंश्योर्ड ने पॉलिसी की पेमेंट फुल पेमेंट कर दी है, मैच्योर्ड भी हो गई है वो इंश्योरेंस, बट परिवार वाले को पता नहीं है।
या तो जो इंश्योरेंस जिसने किया उसकी आकस्मिक डेथ हो गई है और परिवार को किसी को पता नहीं है। तो इंश्योरेंस में ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो परिवार को किसी को पता नहीं है। अब इसको ढूंढने के लिए फिर जो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, या तो आपके जो पुराने पेपर्स है आप उनको देखिए, उनसे आपको कुछ क्लू मिलता है, उस क्लू के बेसिस पे देन वी हैव टू रीच आउट टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया में अभी भी फॉर्चुनेटली 20-25 इंश्योरेंस कंपनीज है, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फैमिली के लिए ये भी तकलीफ है कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए। तो अभी सरकार की एक इनिशिएटिव से सरकार ने एटलीस्ट ये एक अच्छा काम किया, IRDA ने हर इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि आप अपनी वेबसाइट में मैच्योर्ड जो अनक्लेम्ड इंश्योरेंस डिपॉजिट है उसकी जानकारी रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी को ऑब्लिगेटरी है कि वो दे। तो जिसके परिवार में ऐसी घटना घट गई है उनके फैमिली मेंबर उन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स में जाकर भी कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से उस इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्लेम करने का जो प्रोसेस है बाय एंड लार्ज हर इंश्योरेंस कंपनी का सेम होता है। अगर बॉन्ड नहीं है तो रीइशू आपको हो जाता है। फॉर्मेलिटीज अगर है तो डेथ की फॉर्मेलिटीज, आपको डेथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सक्सेशन अगर है, बेनिफिशियरी कौन है, वो बेसिक KYC की डिटेल होने के बाद बाय एंड लार्ज क्लेम फिर सेटल हो जाता है। ओके, तो ये केवल हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना? राइट, लार्जली टर्म इंश्योरेंस। हाँ, टर्म इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में दोनों तरह की पॉलिसियां होती है। एक होती है टर्म पॉलिसी, तो टर्म पॉलिसी भी दो तरह की होती है, उसमें सिर्फ जितना पैसा दिया उतना वापस मिल जाता है। बिल्कुल। कुछ टर्म पॉलिसी ऐसी होती है कि जैसे हमारी कार के इंश्योरेंस से कोई क्लेम आएगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, सिर्फ डेथ पे पैसा मिलेगा। तो टर्म पॉलिसी और दूसरी बाकी इंडोमेंट पॉलिसी बोली जाती है, जो आपको कुछ ना कुछ इतना % आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो वो ठीक है, उनके कैलकुलेशंस है, बोनस भी देते हैं, वैल्यू टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपने जितना पैसा दिया बढ़ के मिलता है, 7-8-10% भी बढ़ जाता है, कई बार कम भी होता है। तो आपको इम्पोर्टेंस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बॉन्ड अच्छे से रखें, एक। दूसरा, उसे नॉमिनेशन करें। हमने अगर नॉमिनेशन की गलती करी तो वो कभी गलती ना करें, क्योंकि अगर नॉमिनी अगर है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, नॉमिनी नहीं है तो फिर एज पर विल मिलेगा, विल नहीं है तो सक्सेशन के आधार पे ही उसके सारे परिवार वालों को उसका पैसा मिलेगा। अच्छा, करेक्ट। अब क्या होता है कि हम जो गलतियां करते हैं कि हम लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है तो हम देखते ही नहीं है, बस पॉलिसी आ गई कि किसने दी, वो एजेंट ने दे दी। काम होता है अभय जी, भाषा कितनी जटिल है, आप देखिए ना, वो भी कम से कम पूरी मैं कहता हूँ टेक्निकलिटी मत जाइए। कम से कम आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, नॉमिनेशन, नॉमिनी, ये कम से कम इतना तो ध्यान रखें। और हमने कितने साल की पॉलिसी ली। अब इसमें कई बार ये कई इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो बदमाशी कर जाते हैं ताकि उनका प्रीमियम बढ़ जाए। आपने बोला था साल का 25,000 देना है, उसने क्वार्टरली लिख दिया, अब आपको 25,000 1 लाख रुपए देना पड़ गया। और पहले आपको कुछ दिन के लिए आपको 30 डेज का फ्री लुक पीरियड भी होता है। अगर कंपनी में कोई गलती रह गई है पॉलिसी में तो आप उसको रिटर्न करके वापस भी ले सकते हैं। आगे ये गलती एक बार हो गई, अब मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपके हर महीना कट रहा है, 2 साल तक पैसे दे दिए और 25,000 की जगह लाख रुपए कट रहा है, तो ये तो आपके बजट से ज्यादा हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके जो पैसे चले गए वो तो आने वापस है नहीं। जब तक आप 3 साल तक पूरा प्रीमियम नहीं देंगे आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता है। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस में ये भी रूल है। ओके। तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एड्रेस करेक्ट जरूर करवा देना। जब कभी भी हमारा एड्रेस चेंज हो तो कंपनी को एक नया एड्रेस, नया ईमेल आईडी, अगर ईमेल भी चेंज किया है तो, और नॉमिनी भी आप चेंज कर सकते हैं। एक बार नॉमिनी कर दिया, कोई जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू रहे। दैट नॉमिनी आल्सो कैन बी चेंज्ड, इट इज योर चॉइस, आप किसको बनाना चाहते हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाता है कि अदर देन लाइफ इंश्योरेंस की, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली और बीमार पड़ गए, क्लेम ही नहीं मिला। अब लोग समझते हैं कि भाई उसने रिजेक्ट कर दिया तो हो गया, अब क्लेम मिलेगा नहीं। उसका भी समाधान है। अच्छा, बिकॉज यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। कि उन्होंने जो रीजन के कारण के जिस कारण से उन्होंने आपके पैसे को रोका वो गलत हो सकता है। हो सकता है कि जो अपने जो हॉस्पिटल का जो बिल आया उसमें कोई इरर रहेगी, या इसमें एक और सावधानी बरतनी चाहिए कि जो सच्चाई है वही हमें हॉस्पिटल के समय में एडमिशन करते समय और डिस्चार्ज समरी बनवाते समय करनी चाहिए। ये आप नहीं करेंगे तो गलती रह जाएगी। अब कई बार हुआ कि भाई वो एक आदमी है वो नॉन एल्कोहलिक है,
हाँ। पॉलिसी लेते समय, हाँ। तो उस समय और बाद में वो अल्कोहलिक बन गया, right. तो उसके लिए भी रिजेक्शन रीजन आ जाता है। तो अगर आप अल्कोहलिक बन गए हैं तो आप उसकी पॉलिसी रिवाइज करवा लीजिए भली। तो ऐसी कई बार उसके बाद अगर आप जब सही तरह से करेंगे नहीं होता है तो एक कंप्लेनिंग अथॉरिटी ओम्बड्समैन के यहाँ पे आप कंप्लेन करिए, आपका कोई समाधान जरूर जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपके पास आना पड़ेगा या पहले भी आया जा सकता है? ये तो सारा हम करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। जिसकी जो समस्या है, जो कर लिया उसको तो आप रीडू कर नहीं सकते, अंडू नहीं कर सकते। अब तो सुधार करा जा सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की सतर्कता और सावधानी हमारे जीवन में जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए और साथ ही देखभाल कर पॉलिसी खरीदें, वो पॉलिसी क्योंकि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का बहुत अहम हिस्सा हो जाती है। क्योंकि लोग तो भारी भारी प्रीमियम चुकाते रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें तो महंगाई को मात देने वाला रिटर्न ही नहीं मिल रहा है इसमें। तो मेरे ख्याल से वो एक जगह है जो आपको समझ में आनी चाहिए बातचीत। जहाँ तक क्लेम्स की हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस में, तो ये केवल नॉमिनी ना रहने पर, विल ना रहने पर जनरली भी आप क्लेम्स जो हैं वो किसी भी कारणवश आपकी पॉलिसी रिजेक्ट भी हो जाती है, तब भी आप सहायता करते हैं उसमें, है ना। चलिए, अब मेरे ख्याल से इंश्योरेंस को लेकर अगर आपको भी कोई सवाल पूछने हैं या किसी भी तरह से आपने भी किसी रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, रिकवर करवाना चाहते हैं अपने पैसों को, कोई पेचीदगियां हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि चर्चा में हमें और भी मुद्दे कवर करने हैं, तो सवालों के जरिए हम कर सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है इंश्योरेंस को लेकर या इंश्योरेंस में रिकवरी को लेकर, अनक्लेम अमाउंट को लेकर, तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइएगा। इंश्योरेंस का पैसा कहाँ जाता होगा विकास जी? वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड होता है। ओके। 10 साल तक तो रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी वेट करती है। ओके। उसके बाद वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में 15 साल तक और रहता है। हाँ। 25 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट जनरली उस फंड को सीनियर सिटीजन में उनके वेलफेयर में यूज करती है। चलिए, अगला मुद्दा जिस पे हमें बात करनी है, इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट। ये तो बहुत ज्यादा होते होंगे। हाँ, बचत खाते लोग एक तो खोलते नहीं है, कई सारे खोल के रखते हैं, बाद में भूल भी जाते हैं, और किसी कारणवश अगर मेन ब्रेड अर्नर की मृत्यु हो जाए तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, इसकी जानकारी भी नहीं रहती होगी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी वैसा मुद्दा है। आप आम फेस करते हैं शिकायतें इसको लेकर या सवाल इसको लेकर? ऐसे कम आते हैं ऐसे इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली बैंक अकाउंट का तो ट्रांजैक्शन होते रहते तो पता होता ही है कि भाई अगर मान लो पापा के अकाउंट HDFC में है तो बेटे का भी HDFC में होगा। तो वो उस कारण से अकाउंट में फिर आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं और बाकी निवेश हैं, उसकी जानकारियां होती हैं। कोशिश कर लेते हैं तो पता चल जाता है उनको कि एक बार अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लेके भी जाते हैं अपने बैंक में भी कि भैया देखो ये मेरे पापा के अकाउंट है क्या, तो वो कई बार बैंक वाले सेम एड्रेस पर भी बता देते हैं। यहाँ से पैसे रिकवर करना आसान है बाकियों के मुकाबले। हाँ, यहाँ पे तो आपको पेपर सबमिट करना है। डेथ सर्टिफिकेट अगर किसी का डेथ हो गई तो डेथ सबमिट कर दीजिए, और अगर किसी का अगर खुद का ही अपना पैसा है तो और आपके अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप अपना ReKYC सबमिट कर दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट एड्रेस का आधार कार्ड सबमिट कर दीजिए। तो आपका अगर उस बैंक में अकाउंट चालू है तो ये अकाउंट चालू हो जाएगा, नहीं है तो आपने अगर मतलब दूसरे अकाउंट में ले जाना चाहते हैं तो दूसरे अकाउंट पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कहाँ ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है अनक्लेम? अगर ये तो बताया ना, कोई गणना रिपोर्टेड नंबर FY23 की अगर RBI के बैलेंस शीट के अनुसार टोटल 62,000 करोड़ इनऑपरेटिव बैंक बैलेंस RBI के पास चले गए हैं। इसका सेग्रीगेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट लार्जली वो देखिए सेविंग्स रिलेटेड होते हैं, करंट तो कम होते हैं। सेविंग्स में फिर FD भी इंक्लूड हो जाती है। ओके, वो इंक्लूड हो जाती है। चलिए, तो इसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? क्योंकि अभी समझ में तो आ गया है कि इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स में भी पैसे पड़े हुए हैं अनक्लेम। तो मैं तो जो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उसको एक एक्सेल सीट में नोट करके रखें। किसके अकाउंट का नाम है, किसका एड्रेस है, क्या पैन नंबर है, उनका ईमेल आईडी क्या है, किस किस नाम से, एक ही नाम से 4 बैंकों में है तो चारों बैंकों की डिटेल वहाँ पे डाल दें। और जब जब आपका एड्रेस चेंज हो या सिटी चेंज हो या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो, ईमेल आईडी चेंज हो, तो वहाँ पे उसको जरूर ये बता के रहे। इसके साथ साथ मैं तो कहूँ सारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी अगर वो एक एक्सेल सीट में भी रख ले और या फिर सारे इन्वेस्टमेंट का एक फोटोकॉपी बना करके एक फाइल में रख लें और एक फाइल की कॉपी दूसरी जगह पे रख दें। कल को किसी कारण से अगर फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, इंसिडेंट, एक्सीडेंट में सबकी डेथ भी हो गई तो उसके इन्वेस्टमेंट की जानकारी उसके परिवार को रहेगी, भाई को, बहन को, ससुराल वाले को, किसी को भी, तो उनमें जिनका हक होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। तो मेजर इशू हम यहाँ पर शेयर्स का ही होता हुआ देख रहे हैं, फिजिकल टू डीमैट और ट्रांसमिशन के जो इश्यूज होंगे शेयरों के,
यही मामले हैं जो अमूमन पाए जाते हैं? यस, से मेजर आप बोल सकते हैं, बट आप दूसरे एसेट क्लास को भी इग्नोर नहीं कर सकते हाँ, जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने बोला इनऑपरेटिव बैंक बैलेंस 62,000 करोड़, पीएफ के 48,000 करोड़ पीएफ के अनक्लेम्ड है। आप नौकरी चेंज करते रहते हैं, हाँ, एक पीएफ का ध्यान होता नहीं है लोगों को। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पीएफ आप विड्रॉल नहीं कर पाते, हाँ, एनआरआईज के लिए ट्रांसफर भी नहीं कर पाते, एनआरआईज के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है इंडिया में तो नौकरी एक एक करके आते हैं इन पर। तो पहले तो ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में मुझे जानना है। सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, बेसिकली ट्रांसमिशन वर्ड तब पिक्चर में आता है जब जिस इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो एक्सपायर हो जाता है, ओके, ही इज डिसीज्ड, सो उसके इन्वेस्टमेंट्स को उसके परिवार में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है। शेयर्स के केस में अगर शेयर होल्डर्स की अगर डेथ हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है कि उसमें ट्रांसमिशन का प्रोसेस अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वुड लार्जली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो शेयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट 5 लाख के अगर नीचे है सिंगल कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाने के बाद भी आपको ट्रांसमिशन का प्रोसेस करने की जरूरत, मतलब वो कोर्ट के थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट, लीगल एयर सर्टिफिकेट और फैमिली के एनओसी से ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, अगर शेयर्स की वैल्यू 5 लाख के ऊपर है तो ट्रांसमिशन का प्रोसेस पिक्चर्स में आता है, और ट्रांसमिशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां शेयर होल्डर एक्सपायर हुआ था उसकी फैमिली उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसमिशन के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के एप्लीकेशंस के लिए वहाँ वो अप्लाई करती है, और उसके पहले उसके कितने शेयर्स थे, कितने फोलियो थे, वो सारी इंक्वायरी आपको रेस्पेक्टिव कंपनियों से इंटरेक्शन करके वो इंक्वायरी लेनी पड़ती है, एंड बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन यू कैन अप्लाई फॉर गेटिंग अ सक्सेशन सर्टिफिकेट। ओके, आपको यहाँ पे एक बात और ऐड कर देता हूँ जी। कि जब आप सक्सेशन अप्लाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, और स्टाम्प ड्यूटी 2.5% से लेकर के ऊपर में 6% तक है, हर स्टेट की अलग अलग है, ओके, तो वो एडिशनल है। वो एडिशनल है। Yes. और समय लगता है वो अलग। समय तो लगना ही लगना है, समय तो आप कोर्ट में जितना समय लग जाए। एवरेज टाइम कितना लगता है? एवरेज टाइम सक्सेशन का मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर है, ऊपर में 3 साल लग जाता है अगर कोई फैमिली अच्छा, वाले इस प्रोसेस में क्योंकि आपने बताया 25 साल तक का टाइम फ्रेम रहता है जहाँ पे आपके पैसे नहीं, शेयर्स में अभी तक आज की तारीख में कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो मान लीजिए जहाँ पर टाइम की पाबंदी है, जहाँ पर टाइम सीमित है, इस प्रोसीजर में उतना टाइम निकल गया और आपका टाइम एक्सपायर हो गया तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे? वो तो नहीं मिलेगा। क्या आज के दिन में शेयर्स के केस में अभी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। दूसरे विकल्पों या में जहाँ दूसरे कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे बैंक्स, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस में ऑलरेडी टाइमलाइन 25 ईयर्स आ चुका है। ओके, तो मान लीजिए कि आपने एक तो बहुत समय के बाद आपको समझ में आया, काफ़ी साल निकल गए, तब आपको पता चला कि आपका ये पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है। अब ये प्रोसेस करने में ही आपको समय निकल गया और 25 साल पूरे हो गए तो वैसा मिलेगा ही नहीं ना? मतलब प्रोसेस आप इनिशिएट तो देखिए 25 के पहले करना पड़ेगा आपको। हाँ, तब आपको मिल तो जाएगा। इनिशिएट करके तब मिल मतलब जाएगा। तब आपका पैसा रुक सकता है? नहीं, इनिशिएट करके, लेकिन उस डिपार्टमेंट तक पहुंचना होगा आपकी बात। हाँ। कि आप जेन्युइन क्लेमेंट है, जिसके पास वो पैसा है वहां तक ये बात पहुंचनी होगी तब लेकिन उसकी कार्रवाई आप करते करते ही, मान लो आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, सक्सेशन बनवा रहे हैं, और वो करने के पहले अब उनको आपने इंटीमेट ही नहीं किया, क्योंकि जब तक जिसके पास पैसा है अल्टीमेटली वहां पर आपको एक लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी देना पड़ता है, ये आपका राइट है, ये आपका क्लेम है। अभी सक्सेशन बनेगा तभी तो सबमिट करेंगे, सबमिट क्या करेंगे? तब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं। जब उनके पास जानकारी बन जाती है तो आपको पैसा तो इनिशिएट करवा दीजिए। हाँ, है ना? लेकिन वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद ही वो इनिशिएट होगा, उसके पहले आप कुछ चिट्ठी दे देंगे हमारा है तो नहीं रुकेंगे, ओके, क्योंकि वेदर यू आर जेन्युइन क्लेमेंट और नॉट ये पता नहीं होगा। पीएफ के बारे में आपने कहा, तो पीएफ तो देखिए हम सबकी रिटायरमेंट की पूंजी होती है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बदल रहा है थोड़ा रिटायरमेंट को लेकर, रिटायरमेंट के कॉर्पस को लेकर लोग जागरूक भले ही हो गए हों, लेकिन पीएफ अमूमन हम सबकी के खाते में होता ही है इन निवेश में। तो इसको लेकर क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स पाई गई हैं? पीएफ को लेके देखिए सबसे कॉमन मिस्टेक्स तो ये है कि अपन बहुत कॉम्प्लेसेंस होते हैं, नौकरी चेंज करते रहते हैं। नौकरी चेंज करने के बाद एक कंपनी का पीएफ दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये हर एम्प्लॉय की स्टोरी होती है। इसमें एक बात है, जो पहले टाइम था जब आपका यूएन नंबर नहीं था, तब ये समस्या थी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में यूएन नंबर हो गया है, पैन नंबर की तरह आपका यूनिफाइड अकाउंट नंबर हो गया है। अब आपको ये ट्रांसफर करने में ज्यादा परेशानी, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है।
पर पता है आपको वो वेबसाइट पे, ये तो मैं अपने निजी अनुभव की बात कर रही प्रॉब्लम है, हूँ, बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन आपका पीएफ डिपार्टमेंट जो होता है वो असिस्ट कर देते हैं, आपके स्टाफ लोग जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वो लोग असिस्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी देखिए हम डिजिटल इकोनॉमी हो गए हैं, सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है, ऐसे में कोई परहेज नहीं करेगा पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाने के लिए और अपना पैसा जो भी है ईपीएफओ की निकालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वैसी टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी, इट्स अ टीडियस प्रोसेस अगर मैं कहना चाहूँ आपको तो उसमें अगर आप ट्रांसफ़र करने की बात करें, वो पता होता है लोगों को ज़रूरी है पर कर नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज इतना समय लगता है और उस चक्कर में फिर वो मामला रह जाता है। उसका रीजन भी है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस कंपनी में जॉब करते थे और आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली और 2 साल तक किया नहीं, उसके पहले देखेंगे वो कंपनी बंद हो गई। हाँ, अब आपको कई डॉक्यूमेंट इन केस पेपर वगैरह चाहिए वो नहीं मिलेंगे, उसका भी समाधान है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 20 साल पहले कंपनी बंद हो गई, उसका पैसा पीएफ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो भी हम रिकवरी करवा देते हैं। अच्छा, यस, हमारे पास तो व्यक्ति के पास पेपर हो, इनकम्प्लीट पेपर हो, डिफेक्टिव हो या पेपर ना हो, व्यक्ति भी नहीं है और पेपर भी नहीं है, तो भी हमारी एक्सपर्टीज ऐसी है कि हम किसी भी तरीके से जो भी लेजिटिमेट उनका क्लेम होगा उनके पैसे उनको दिलाने का करेंगे। यू डिजर्व योर मनी बैक। एग्जैक्टली। तो एक तो आपने बताया कि आपने पीएफ अकाउंट अपना ट्रांसफर नहीं किया है, आपने बताया कि कंपनी अगर बंद होगी तब भी हो सकता है, और क्या क्या केसेस आते हैं? एक और बात बताता हूँ इसमें, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जब वो पीएफ का सब्सक्राइबर है तो 7 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस भी होती है उसके अंदर में। इसकी जानकारी हर व्यक्ति को नहीं, हर परिवार को नहीं है, तो ये भी आपको क्लेम आपको मिल जाता है। फिर क्या होता है, कई बार हमने स्पेलिंग एरर कर दी, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया, चलते रहा अकाउंट नंबर, तो ये भी एक समस्या आती है। तो मतलब मोरलेस, और फिर अगर आप नॉमिनेशन भी करना चाहिए, नॉमिनेशन नहीं करा। पहले के टाइम में क्या कि मल्टीपल पीएफ नंबर भी हो जाते थे, वो होते थे बिफोर यूएन। दूसरा, आज के दिन में डिजिटल इकोनॉमी हैज अ फ्लिप साइड ऑल्सो। चीज़ों को आपको लगता है कि बहुत चीज़ें हो रही है, यू विल बी सरप्राइज कविता जी, आज के दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफ जो रिजेक्शन हो रहे हैं ना, वो पोस्ट यूएन नंबर हो रहे हैं। रीजन क्या है कि पहले ह्यूमन इंटरवेंशन था। विकास कुमार जैन, विकास जैन, जो पीएफ का ऑफिसर बोलता था कि यार दोनों सेम ही है, पैन कार्ड आधार कार्ड मैच हो रहा है, ठीक है, कुमार इतना। बट अब डिजिटल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो विकास कुमार जैन और विकास जैन को दोनों को दो अलग अलग इंडिविजुअल होता है। सो इससे सडनली मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि पीएफ के रिजेक्शंस हो रहे हैं, तो ये रीजन भी एक है। अच्छा। अब उस केस में आपको आपके नाम में यू हैव टू एंश्योर दैट योर नेम मैचेस विथ योर पैन आधार एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, अदरवाइज रिजेक्शन होते हैं, फिर वो आपको मैनुअली डिपार्टमेंट में जाना। अमूमन कितना समय लग जाता होगा पैसे मिलने में? डिपेंड करता है केस कितना पेचीदा है। अगेन केस टू केस है, बट आप देखो अगर सीरियसली परस्यू करते हैं तो 6 महीने से 1.5-2 साल में रेस्पॉन्स करती है। आई थिंक पीएफ अथॉरिटी भी रेस्पॉन्ड करती है एंड बाय एंड लार्ज कंपनी भी रेस्पॉन्ड करती है। इट्स ऑल अबाउट कि हमें डेडिकेटेडली उनको चेस करना पड़ेगा। आई थिंक बिल्कुल यही एक बात है जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। एनआरआईज के पेन पॉइंट की बात करते हैं सर विस्तार से। देखिए, एनआरआईज ने जो इंडिया में रहते हुए निवेश किया और उसके बाद वो आउट ऑफ इंडिया चले गए, जब वो इंडिया आते हैं तो कोई ना कोई ओकेजन पे आते हैं, या तो कोई शादी है, या कोई गृह प्रवेश है, या परिवार से मिलना है, या किसी फैमिली वाले की डेथ हो गई, या इंडिया घूमना है। अब वो आते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर के लिए। अब आपको जब सारा किस्सा बता दिया, काम करने में, प्रोसेस करने में कितने सिग्नेचर, कितने डॉक्यूमेंट, कितनी फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो व्यक्ति कितने दिन इंडिया में रहेगा, तो यह उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। तो इसका भी हमारे पास में समाधान है। हमारे काफ़ी 50 क्लाइंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है, करीब 12-13 कंट्री में सेटल्ड हैं, उन लोगों के हमने ऑलरेडी निकाल करके दिए हैं। तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप इंडिया में एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आप अपना दे दो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दे दो, ताकि वो आपके बिहाफ पे साइन कर देगा, तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार डॉक्यूमेंट हमें करने पड़ते हैं तो वहाँ पे गजट नोटिफिकेशन करवाने की बजाय वहाँ का जो एम्बेसी होती है वहाँ से साइन करवाना पड़ता है। अच्छा। तो ये कई बार होता है। कई बार क्या होता है, इंडियन है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन डेथ फॉरेन में हो गई, अब उसका वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट भी अब एक जगह हमने सबमिट कर दिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कर दिया, बोलता है इसको भी आप नोटराइज करवा के लेकर के आइए फॉरेन कंट्री में। तो ऐसी ऐसी जो समस्याएं आती है जब वो इंडिया में आते हैं तो उसके पास टाइम नहीं है। कंट्री स्पेसिफिक भी होगा फिर? नहीं, कंट्री स्पेसिफिक नहीं हो तो सभी एम्बेसी सभी जगह पे है, इंडियन एम्बेसी सभी कंट्री के अंदर में ही है, तो वहाँ से फिर वो आप सर्टिफिकेट करवा करके ले करके आइए, तब जा करके पेपर फॉर्मेलिटी पूरी होगी। फिर वही बात है, डुप्लीकेट
सर्टिफिकेट इशू करवाना है, न्यूज़पेपर में देना है, गजट नोटिफाई करवाना है, डेथ सर्टिफिकेट देना है, परिवार में एक भाई लंदन है, एक भाई कनाडा में है, एक भाई लुधियाना में है, तो अब उसके लिए सब तीनों जगह से पेपर साइन करवाना, कोऑर्डिनेशन करना इतना पेनफुल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि आपको हम सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजेंगे, आप अपने सिग्नेचर करिए, और अगर हम मांगे नोटराइज करवाना है तो वहाँ चले जाइए, नहीं तो आपके ब्रदर को भी हम कोरियर कर देंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सिस्टर से भी कर लेंगे, बच्चों से भी कर लेंगे। वो एक पेनफुल हो जाता है सबके लिए। Absolutely. क्योंकि आज तो कोई इसी भी वजह से एनआरआईज की समाधान के लिए टाइम लगता होगा, वरना तो कोई प्रोसेस वाइज तो कोई तब्दीली नहीं है ना, प्रोसेस तो सभी के लिए तो सेम वही है। हाँ, लेकिन बस वहाँ पे अगर कोई फॉर्मेलिटी करवानी है, वहाँ पे एम्बेसी का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो जाता है, क्योंकि नोटराइज वहाँ पे कराना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब उनके लिए भी ठीक है, दे ऑल आर प्रोफेशनल, वर्किंग टाइम नहीं है कि वो वर्किंग डे के अंदर जा नहीं सकते, सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो वो सब बातें आ जाती हैं आउट ऑफ इंडिया बिजनेस वाले कम लोग हैं और सर्विस क्लास ज़्यादा लोग हैं फॉरेन के अंदर में, इंडियन जितने भी सेटल्ड हैं अब्रॉड। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन मेरे पास आज के लिए समय समाप्त हो चुका है। चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन चर्चा में अगली बार आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सवाल हम तक आए। करना आपको कुछ नहीं है, बस अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखते हैं आप हमें, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, और जितना हो सके विस्तार से डालिएगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल एसेट की रिकवरी को लेकर परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो किस तरह की सहायता चाहते हैं, या उससे जुड़ा कोई भी सवाल है, सवाल आप पूछिएगा, आपके सवाल हम रखेंगे दोनों ही मेहमानों के सामने, और वो आपको एक एक करके जवाब देंगे। हो सकता है कि एक ही जवाब में आपकी समस्या का हल ना निकले, लेकिन कम से कम आपको दिशा तो दे दी जाएगी समाधान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दोनों का, इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।